हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। और सेकेंड टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। परीक्षा मंथन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां से जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। स्टिग स्लैग रोड प्रौद्योगिकी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI नई दिल्ली द्वारा इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात विनिर्माण कंपनियों के सहयोग से विकसित नवीन स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह तकनीक सड़क निर्माण में क्रांति के साथ स्टील स्लैग कचरे की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर रही है। विदित हो कि स्टील स्लैग रोड तकनीक आधुनिक, मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के उपयोग करने की एक नवीन विधि है। इस प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों और धातु सामग्री को हटाने के लिए स्टील स्लैग को संसाधित करना और फिर इसे सड़क आधार या उप आधार परतों के लिए एक समुच्चय के रूप में उपयोग करना शामिल है। नेक्स्ट है अक्षर रिवर क्रूज। 2 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रूप से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन किया। अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद में। किस नदी पर? तो साबरमती नदी पर। यह फ्लोटिंग रेस्ट्रा क्रूज काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां लोगों को मुंबई और गोवा जैसे अनुभव मिलेंगे। इसे अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। इसकी लागत 15 करोड़ रुपए है, जिसे 165 यात्रियों के आराम से बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि 2 इंजन वाला 30 मीटर लंबा यह लग्जरी क्रूज 2 घंटे की यात्रा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस पर संगीत कार्यक्रम, भोजन आदि की भी सुविधा होगी। नेक्स्ट है भारत की पहली पॉड टैक्सी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी प्रदान की। पॉड टैक्सी स्वचालित पर्यावरण के अनुकूल वाहन है जो बिजली से चलते हैं। यह परिवहन का अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीका है। यह सड़क यातायात से बचने के लिए अलग अलग ट्रैक पर चलती है। पॉड टैक्सियों को एक निश्चित संख्या में यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसे आज उपलब्ध परिवहन से के सबसे उन्नत साधनों में से एक माना जाता है। विदित हो कि पॉड टैक्सी परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच स्थित होगी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि पॉड टैक्सी किस किस के बीच चलाया जा रहा है, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के बीच। यह रूट 12 से 14 किलोमीटर का होगा और इसमें सेक्टर 29 हैंडीक्राफ्ट पार्क, सेक्टर 29 में MSME पार्क, अपैरल पार्क, सेक्टर 32, सेक्टर 33 टॉय पार्क और सेक्टर 21 सहित 12 स्टॉप होंगे।
नेक्स्ट है भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया। ये सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं हैं। विदित हो कि पहले चरण में कोच्चि वाटर मेट्रो हाई कोर्ट वाइपिंग टर्मिनल और विटिल्ला ककनाड टर्मिनल के बीच शुरू होगी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ के बीच शुरू किया जा रहा है? कोच्चि वाटर मेट्रो हाई कोर्ट वाइपिंग टर्मिनल और वटिल्ला ककनाड टर्मिनल के बीच। वाटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट को केरल की सरकार ने जर्मनी की KfW के साथ मिलकर फंड किया है। वाटर मेट्रो की शुरुआत पहले 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स से होगी, फिर बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। पीएम मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को केरल में कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना भारत में परिवहन में क्रांति लाएगी, क्योंकि यह देश की अपनी तरह की पहली जल मेट्रो प्रणाली है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना का मुख्य उद्देश्य केरल के शहर में 10 द्वीप समुदायों को मुख्य भूमि से जोड़ना है, जिसके चलते यात्रा में कम समय लगेगा और यात्रा की लागत भी कम होगी। इस परियोजना में एक विशिष्ट बुनियादी ढांचा है और इसमें 1 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के दौरान 34,000 से अधिक यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। मेट्रो प्रणाली के पूरा होने पर यह संख्या प्रतिदिन 1.5 लाख यात्रियों तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट है गरबी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरबी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित कोचों के साथ एक भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन है, जो IRCTC द्वारा संचालित है और इसमें 156 पर्यटक बैठ सकते हैं। 8 दिवसीय यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होती है और गुजरात की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहां से शुरू होगी? तो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से। यह 17वां भारत गौरव सर्किट है और यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर केंद्रित है। नेक्स्ट है सियोम पुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। कुल 724 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार होगा, खासकर चीनी सीमा के साथ। अलोंग यिंकियोगन रोड पर स्थित सियोम पुल सैनिकों की तैनाती की गति को बहुत बढ़ा देगी। साथ ही ऊपरी सियोंग जिले तुतिंग और यिकियोंग क्षेत्र में वास्तविक सीमा रेखा के साथ आगे के क्षेत्रों में भारी उपकरण और यंत्रीकृत वाहनों के परिवहन में वृद्धि करेगी। नेक्स्ट है 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है? एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वह है जो अविकसित भूमि पर, यहाँ पे अविकसित है, अविकसित भूमि पर शुरुआत से बनाया जाता है और जहां अतीत में कोई काम नहीं किया गया है। यह हवाई अड्डा मौजूदा हवाई अड्डा पर
भीड़ को कम करने के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर वह शहर में अधिक दूरी पर होता है और इस तरह से बनाया जाता है कि पर्यावरणीय प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। भारत सरकार ने हाल ही में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च की है। यह 8 दिवसीय विशेष दौरे में अंबेडकर से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान शामिल है, यानी नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा। जगह को याद रखेंगे, कहाँ कहाँ है तो नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा। यह ट्रेन पर्यटन और रेलवे मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य न केवल व्यापक पर्यटकों को बल्कि दलित समुदाय को भी आकर्षित करना है। नेक्स्ट है सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी। सिंकुला या सिंगोला हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह 5091 मीटर की ऊंचाई पर है। 2016 में सीमा सड़क संगठन ने इस दर्रे के लिए एक सड़क बनाई। हालांकि सर्दियों के दौरान सड़क तक नहीं पहुंचा जा सकता था और बड़े पहिए वाले वाहन वहां से नहीं गुजर सकते थे। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने दर्रे में 13.5 किलोमीटर सुरंग बनाने की योजना बनाई। केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी थी। अटल टनल और 2025 में सिंकुला टनल के पूरा होने के साथ निम्मू पदुम दारचा रोड, कौन सा रोड है तो निम्मू पदुम दारचा रोड तक पूरे साल भर पहुंचा जा सकेगा। महत्व क्या, इसका क्या महत्व है? यह सुरंग जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। वर्तमान में मनाली लेह मार्ग पर 101 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और फिर जास्कर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दारचा सड़क का उपयोग करना पड़ता है। सुरंग के साथ आप पदम के माध्यम से दारचा तक ड्राइव कर सकते हैं। पदम से कहां पर? दारचा तक। सबसे कठिन बाधा सर्दियों के दौरान प्राप्त होने वाली 15 से 20 फीट की बर्फबारी है। इस मौसम में लगभग सभी सड़कें बंद रहती है। सिंकुला टनल को जास्कर घाटी को 365 दिनों के लिए सुलभ बनाना है। नेक्स्ट है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में। इसको भी याद रखेंगे, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे बनाया गया है तो गुजरात में। वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन गुजरात के भोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई बनाने के लिए एक साथ आए हैं। कंपनियों ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक वे इस परियोजना में 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद में भोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में बनाया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर है। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमि और परियोजनाओं को संभालता है। इस परियोजना की शुरुआत पीएम मोदी ने तब की थी जब वह गुजरात के सीएम थे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे बन रहा है तो गुजरात में। गुजरात के किस जगह पर तो धोलेरा में। और धोलेरा कहाँ पे है तो यह है आपको अहमदाबाद में। बस इतना फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई। पीएम मोदी 2016 में कर्नाटक के तुमकुरू में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का शिलान्यास किया था। यह इकाई अब अपना संचालन शुरू करने जा रही है। यह इकाई 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी और भारत को हेलीकॉप्टरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी।
हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को 15 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए, लेकिन अभी आवश्यकता 160 हेलीकॉप्टरों की है। नई निर्माण इकाई, इस यूनिट का संचालन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह 615 एकड़ में फैला हुआ है। कर्नाटक के तुमकुरु में बनी यूनिट 20 साल से 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगी। 20 साल में 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगी। इस हेलीकॉप्टर का वजन करीब 3 से 15 टन होगा। यह सुविधा क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देगी। साथ ही यह क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों में योगदान देगी। मुख्य उद्देश्य इस सुविधा को भारत की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए एक स्टॉप समाधान बनाना है। नेक्स्ट है PM मिंत्रा पार्क। 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में वस्त्र उद्योग के लिए 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान PM मिंत्रा पार्कों को स्थापित करने की घोषणा की। राज्य सरकारें कम से कम 1000 एकड़ भूमि का एक सन्निहित और बाधा मुक्त भूमि पार्सल प्रदान करेगी। वे सभी उपयोगिताओं, एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, पानी की उपलब्धता, एक अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, एक प्रभावी एकल खिड़की और एक अनुकूल और स्थिर औद्योगिक वस्त्र नीति के प्रावधान की सुविधा भी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। यह 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का राजमार्ग है, जो हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के बड़ोदरा से होकर महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगा। इसकी आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। नेक्स्ट है उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर। बहुप्रतीक्षित महाकाल कॉरिडोर 11 अक्टूबर 2022 से देशवासियों के लिए खुल चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उज्जैन में 900 मीटर लंबा यह कॉरिडोर देश में सबसे बड़ा है। इसे महाकालेश्वर मंदिर पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटेड स्कूल। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच एक मानवीय स्टार्टअप टीम फॉर UA ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके स्कूल बनाना शुरू किया है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों ने प्रौद्योगिकी दान करने की पेशकश की है। युद्ध क्षेत्र में बनने वाले दुनिया के पहले 3D मुद्रित स्कूल की नींव राजधानी लवीव की एक सड़क पर रखी गई है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग का निर्माण कर रहा है। इसे BRO द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अर्थ गंगा परियोजना। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने विश्व जल सप्ताह 2022 के दौरान अर्थ गंगा परियोजना के संदर्भ में चर्चा की। अर्थ गंगा का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास मॉडल विकसित करना है। विदित हो कि दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद नेशनल गंगा काउंसिल NGC की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को अर्थ गंगा जैसे सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विश्व के सबसे लंबे
रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया। यह क्रूज वाराणसी की गंगा नदी से डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी तक यात्रा करेगा। इससे अर्थ गंगा अभियान को बल मिलेगा। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें नदी निकाय, नहरें, पश्चजल, बैकवाटर और खाड़ियां सम्मिलित है। नेक्स्ट है गया जी बांध, भारत का सबसे लंबा रबर बांध। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर बांध और एक स्टील पुल का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने 22 सितंबर 2022 को पहला शिलान्यास किया था। गया जी बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रूबीना कंपनी ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर किया है। नेक्स्ट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में स्थित है। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल द्वारा बांग्लादेश इंडियन फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड BIFPCL बांग्लादेश इंडियन फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम मालगाड़ी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में ओडिशा में स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम मालगाड़ी के पहले रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एल्युमिनियम मालगाड़ी को संयुक्त रूप से बेस्को लिमिटेड, बैगन डिवीजन और एल्युमिनियम प्रमुख हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। नेक्स्ट है अटल ब्रिज। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया था। यह पुल साबरमती नदी पर साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे बना है, जो अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। आकर्षक डिजाइन और LED लाइट्स से लैब यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर ऊंचा है। 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है जहाज अटल। 13 अगस्त 2022 को अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित यात्री जहाज अटल का जलावतरण किया गया। यह आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाला यात्री जहाज नौवहन महानिदेशालय के महानिदेशक की निगरानी में भारतीय शिपिंग पंजीकरण और लॉयड्स रजिस्टर ऑफ शिपिंग के उच्चतम मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिमांक। अगस्त 2022 में सीमा सड़क संगठन BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया, जो चिसुमले व
डेमचोक गांवों को जोड़ती है। विदित हो कि इससे पूर्व दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बोलीविया के ज्वालामुखी उटुरुंकू में 18,953 फीट की ऊंचाई पर था। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो चित्रकूट के गोंडा गांव को इटावा जिले में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कुदरैल गांव के पास जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर। 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के एक हिस्से के रूप में बहुप्रतीक्षित सुरंग और 6 अंडरपास का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की लंबाई 1.36 किलोमीटर है तथा इसमें 6 लेन है और दोनों तरफ 3 लेन का कैरिजवे है। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर सुरंग में सीसीटीवी के माध्यम से यातायात की निगरानी के लिए प्रवेश और निकास पर 2 नियंत्रण कक्ष होंगे। 5 मीटर चौड़ी और 80 मीटर लंबी आपातकालीन लेन का निर्माण भी भूमिगत मार्ग पर किया गया है। नेक्स्ट है जैव विविधता और पर्यावरण और जैव विविधता। रेडियो कॉलर संक्रमण। जुलाई 2023 में भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कूनो वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनः वापसी परियोजना के तहत उपयोग किए जाने वाले रेडियो कॉलर के कारण चीतों की गर्दन पर घाव और सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया द्वारा रक्त का संक्रमण के मामले देखे गए। विदित हो कि रेडियो कॉलर का उपयोग जंगली पशुओं पर नजर बनाए रखने और अनुवीक्षण के लिए किया गया है। इसमें छोटे रेडियो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। यह कॉलर पशुओं के व्यवहार, प्रवासन और जनसंख्या की गतिशीलता संबंधी डेटा प्रदान करने में काफी सहायता करता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए इसमें जीपीएस अथवा एक्सेलेरोमीटर का भी उपयोग किया जा सकता है। रेडियो कॉलर से संबंधित गर्दन के घाव और सेप्टिसीमिया के कारण कूनो अभयारण्य में 2 चीतों के गर्दन पर घाव के कारण होने वाले संदिग्ध सेप्टिसीमिया की वजह से मौत हुई है। विश्व स्तर पर सामान्य दिशा निर्देश के अनुसार रेडियो कॉलर का वजन पशु के शरीर के वजन से 3% से कम रखना होता है। नेक्स्ट है कास पठार। हाल ही में अगरकर अनुसंधान संस्थान, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI और राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन ने प्रारंभिक मध्य होलोसीन और उत्तर होलोसीन काल के दौरान कास पठार में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। कास पठार की पूर्व जलवायु स्थितियों को समझने और अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक मौसमी झील के तलछट का अध्ययन किया है। विदित हो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कास पठार यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के साथ एक निर्दिष्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। इसे मराठी में कास पठार के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कासा वृक्ष से लिया गया है, जिसे वनस्पतिक रूप से एलेओकॉर्पस ग्लैंडुलोसस रुद्राक्ष परिवार के रूप में जाना जाता है। अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान यह पठार विभिन्न मौसमी फूलों से ढका रहता है, जो विभिन्न रंगों के कालीन जैसा दिखता है। तो कास पठार कहाँ पे है? तो कास पठार महाराष्ट्र में है। ये आप लोग याद रखेंगे। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है।
नेक्स्ट है महासागरों का रंग परिवर्तन। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के लगभग 56% महासागरों का रंग परिवर्तित हुआ है, जो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री जीवन में वृद्धि का संकेत देता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय जल विशेष रूप से दक्षिणी हिंद महासागर हरे रंग का हो गया है। उल्लेखनीय है कि शोधकर्ताओं ने 2 दशकों 2002 से 2022 तक महासागरों के रंग की निगरानी करने वाले एक्वा उपग्रह नासा के पृथ्वी विज्ञान उपग्रह मिशन पर मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के डेटा का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि हरे रंग का जल फाइटोप्लैंक्टन और आवश्यक सूक्ष्म पादप सदृश जीवों की उपस्थिति के कारण है। विदित हो कि मानव आंख महासागरों में सूक्ष्म रंग परिवर्तन का पता नहीं लगा सकती है, जिसमें नीले से लेकर हरे और यहाँ तक कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य का मिश्रण भी हो सकता है। विदित हो कि फाइटोप्लैंक्टन स्थल पर पौधे के खाद्य जाल की भांति ही समुद्री खाद्य जाल के आधार के रूप में कार्य करता है और समुद्री जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव। जुलाई 2023 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स का प्रभाव के बारे में बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स तथा नैनोप्लास्टिक्स मानव एवं पशु जठरांत्र माइक्रोबायोम के साथ साथ पर्यावरण पर भी काफी प्रभाव डाल रहे हैं। प्लास्टिक के संपर्क में आने से जठरांत्रों में सूजन और जठरांत्र डिस्बियोसिस हो रहा है, जिसके मुख्य कारक जठरांत्र माइक्रोबियोम और माइक्रोबायोटा में परिवर्तन है। माइक्रोप्लास्टिक्स तनाव कारक के रूप में कार्य करते हैं तथा बीमार व्यक्ति में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कुछ सूक्ष्मजीव प्रभावित होते हैं और परिणामस्वरूप माइक्रोबियल डिस्बियोसिस से ग्रसित होता है। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? ये 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक हैं। यह हमारे समुद्र और जलीय जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। सौर पराबैंगनी विकिरण, वायु धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में ये प्लास्टिक के टुकड़े छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से छोटे कण अथवा नैनोप्लास्टिक्स 100 नैनोमीटर से छोटे कण कहा जाता है। जठरांत्र मैक्रोबायोम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT में मौजूद सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक तथा उनकी सामूहिक आनुवंशिक सामग्री की समग्रता है। जठरांत्र मैक्रोबायोटा पोषक तत्वों और खनिज अवशोषण, एंजाइमों, विटामिन और अमीनो एसिड के संश्लेषण तथा शॉर्ट चेन फैटी एसिड के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैक्रोबायोम पर्यावरण में सभी सूक्ष्म जीवों से जीनोम के संग्रह को संदर्भित करता है, जबकि मैक्रोबायोटा आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक वन निगरानी रिपोर्ट 2023। जुलाई 2023 में विश्व संसाधन संस्थान, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों की 4.1 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। यह कमी प्रति मिनट 11 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्र को खोने के बराबर है। यह रिपोर्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक वनों के महत्व पर जोर देती है, जहां 96
50% से अधिक वनों की कटाई होती है। इस मुद्दे पर वैश्विक ध्यान देने का आग्रह किया गया है। WRI एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो सरकार, व्यवसाय तथा नागरिक समाज के नेताओं के साथ अनुबंध, डिजाइन और व्यवहारिक समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, जो सामूहिक रूप से लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रकृति का विकास हो सके। प्राथमिक वनों की विशेषता देशी वृक्ष प्रजातियों का सघन क्षेत्र, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और अबाधित पारिस्थितिक प्रक्रियाएं हैं। विदित हो कि प्राथमिक वन दुनिया की वन भूमि का लगभग 1/3 34% हिस्सा है। वे अन्य वन प्रकारों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं और अधिक जैव विविधता का समर्थन करते हैं। इसीलिए इसका नुकसान लगभग अपरिवर्तनीय है, क्योंकि द्वितीयक वन उनकी जैव विविधता तथा कार्बन पृथक्करण क्षमताओं के समान नहीं हो सकते हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: वनों का कटाव वर्तमान दर वनों को पर्याप्त रूप से बहाल करने में विफलता का संकेत देती है। दुनिया वन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर नहीं है, जिसमें वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को पूर्णतः रोकना और उलटने का लक्ष्य भी शामिल है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वनस्पतियां उगाई जाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु वैश्विक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने के लिए इसमें 10% वार्षिक कटौती किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वर्ष 2021 और 2030 के बीच वृक्ष आवरण में प्रति वर्ष 22 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में कुल वैश्विक वृक्ष आवरण हानि को में 10% की गिरावट आई। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और रोपित वन शामिल है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार यह कमी आग से संबंधित हानि में कमी का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो 2021 में 21 से 28% कम हो गई है। भारत में वन हानि: भारत में वर्ष 2021 और 2022 के बीच 43.9 हजार हेक्टेयर अर्ध प्राथमिक वन का नुकसान हुआ है। यह इस अवधि के दौरान देश के कुल वृक्ष आवरण की हानि का 17% था, जो 255 हजार हेक्टेयर था। भारत में वनों की स्थिति: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कुल वन आवरण 21.71% है और कुल वृक्ष आवरण 2.91% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य: मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76% और मणिपुर 74.34%। नागालैंड 73.90% है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। और प्रतिशत में सबसे अधिक वन मिजोरम में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट है समुद्री हीट वेव। 28 जून 2023 को बंगाल के उत्तरी खाड़ी में तीव्र समुद्री हीट वेव की घटना के कारण भारत में सामान्य तौर पर शुष्क उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है। क्या है समुद्री हीट वेव? समुद्री सतह का तापमान लंबे समय तक सामान्य रूप से उच्च रहने की स्थिति को समुद्री हीट वेव कहते हैं। ये घटनाएं प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के नष्ट होने और वनों के नुकसान से जुड़ी हुई है। ये मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विदित हो कि महासागरीय धाराएं
समुद्री हीट वेव का सबसे आम कारक है, जो गर्म जल और वायु समुद्र ताप प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण कर सकती है, अथवा वायुमंडल में समुद्र की सतह के माध्यम से गर्मी में वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि हवाएं भी समुद्री हीटवेव के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को प्रभावित कर सकती है तथा एल नीनो जैसे जलवायवीय कारक कुछ क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की संभावना में बदलाव कर सकते हैं। समुद्री हीटवेव के कारण बंगाल की खाड़ी में अवदाबों के निर्माण और प्रकृति पर प्रभाव पड़ने से अवदाबों की प्रकृति 3 से 10 दिनों में घटित होना तथा तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। अवदाब, जो कि कम दबाव वाली प्रणालियां हैं, मानसून और वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी कार्यान्वयन नियमों का मसौदा जारी किया। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे ग्रीन क्रेडिट कहते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में कार्य करता है। विदित हो कि घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य होंगे और इसे अर्जित करने वाले इन क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर बिक्री के लिए रख सकेंगे। ग्रीन क्रेडिट से संबंधित गतिविधियां: वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट, जल आधारित ग्रीन क्रेडिट, सतत कृषि आधारित ग्रीन क्रेडिट, अपशिष्ट प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण आधारित ग्रीन क्रेडिट, मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन आधारित ग्रीन क्रेडिट, इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट, सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट। इस सबको आप लोग याद रखेंगे कि ग्रीन क्रेडिट में क्या क्या शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से गल्फ स्ट्रीम को खतरा। हाल ही में जारी मौसम वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 से 2095 के बीच अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम पूरी तरह से खत्म हो सकती है। संभावना है कि वर्ष 2025 या उससे पहले तक ऐसी हलचल दुनिया देख सकती है। यह शोध जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित है। वैज्ञानिकों ने 1870 से 2020 तक अटलांटिक महासागर के तापमान का अध्ययन बाद ये दावा किया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी की धारा, अटलांटिक मेरीडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म पानी ले जाती है और उत्तरी अटलांटिक से ठंडा पानी लाती है। यह अटलांटिक महासागर उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के तापमान को संतुलित रखती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की धुरी में झुकाव। हाल ही में जारी एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की धुरी में लगभग 80 सेंटीमीटर झुकाव हो गया है। वैज्ञानिकों ने इस झुकाव के लिए भूजल की पंपिंग और प्रवाह को जिम्मेदार ठहराया। विदित हो कि पृथ्वी की धुरी मौसमी परिवर्तन, पिघले हुए कोर और शक्तिशाली तूफान जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होने वाली गतिविधि को प्रदर्शित करती है। भूजल पंपिंग समुद्र के स्तर में वृद्धि का एक अप्रत्याशित स्रोत के रूप में उभरा है, जिसने वर्ष 1993 से 2010 के बीच लगभग 2150 बिलियन
टन भूजल को पंप करके महासागरों में बहा दिया। इसी अवधि के दौरान वैश्विक समुद्र स्तर में 6.24 मिलीमीटर की वृद्धि भी हुई है। विदित हो कि एक जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की धुरी में बदलाव को पानी की गति के साथ जोड़ा, जिसमें बर्फ और ग्लेशियर पिघलना भी शामिल है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में हीट वेव की स्थिति। जून 2023 में उत्तर भारत के अधिकांश राज्य हीट वेव का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में मानसून आने में देरी को इस हीट वेव का कारक माना जा सकता है। वर्ष 2023 में एक हफ्ते की देरी से मानसून 8 जून 2023 को केरल पहुंचा। हीट वेव के बारे में क्या है हीट वेव? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी जगह का तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो उसे गर्म हवा की लहर अर्थात ग्रीष्म लहर, उष्ण लहर या हीट वेव माना जाता है। भारत मौसम विभाग IMD द्वारा तापमान में सामान्य से 5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित कर दी जाती है। तापमान में सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने पर इसे प्रचंड ग्रीष्म लहर कहा जाता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों के लिए यदि कोई क्षेत्र किसी भी दिन 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड करता है तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्रमशः ग्रीष्म लहर और प्रचंड ग्रीष्म लहर घोषित की जाती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है। देश में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में विदर्भ, गंगा घाटी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सर्वाधिक उष्ण लहर प्रवण वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2023। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE एवं सहयोगी लेबलिंग और उपकरण मानक कार्यक्रम कोलैबोरेटिव लेबलिंग एंड एप्लायंस स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम CLASP ने नई दिल्ली में ई कुकिंग परिवर्तन हेतु उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण पर सम्मेलन का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान है, जिसे कोटे डी आइवर द्वारा दिया गया है। इस फैक्ट को याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के स्लोगन हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, एक साथ एक सतत भविष्य के लिए। अभी कार्य करें, कल बचाएं। ग्रीन टुडे क्लीन टुमारो। हमारा ग्रह हमारी जिम्मेदारी। एक पेड़ लगाओ, एक जीवन बचाओ। पुनर्चक्रण भविष्य अब। ये सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण की थीम क्या है? तो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन है 6 स्लोगन है। पहला स्लोगन है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, एक साथ एक सतत भविष्य के लिए। सेकंड स्लोगन है अभी कार्य करें, कल बचाएं। थर्ड है ग्रीन टुडे क्लीन टुमारो।
फोर्थ है हमारा ग्रह हमारी जिम्मेदारी। फिफ्थ है एक पेड़ लगाओ एक जीवन बचाओ। और सिक्स है पुनर्चक्रण भविष्य अब है। सेवन स्लोगन है पुनः उपयोग रिसाइकल कम। 8 है इको फ्रेंडली होने का तरीका। 9th है एक पृथ्वी एक मौका आइए इसे बचाएं। 10th है हीरो बनो और हमारी पृथ्वी को बचाओ। और 11 है आइए एक बेहतर ग्रह के लिए बदलाव करें। ये सारे स्लोगन याद रखेंगे आप लोग। बढ़ता वैश्विक तापमान। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 वर्ष वैश्विक तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। WMO द्वारा जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027 है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए जो भविष्यवाणियां की गई है वे भयानक हैं, जैसे वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र का गर्म होना, समुद्री जल का अम्लीकरण, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम में चरम स्तर तक परिवर्तन। इसको भी याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में इस तरह के चरम परिवर्तनों की 98% तक आशंका जताई गई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में ही टूट जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 2027 के बीच प्रत्येक वर्ष पूर्व औद्योगिक औसत 1850 से 1900 की तुलना में 1.1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक पुनर्चक्रण। हाल ही में पेरिस में अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीन पीस द्वारा फॉर एवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ ब्रेड्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि रिसाइकलिंग को प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान माना जा रहा है, लेकिन इससे प्लास्टिक की विषाक्तता और अधिक बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण में उच्च स्तर के रसायन उत्पन्न होते हैं, जो मानव से लेकर जीव जंतुओं के शरीर के प्राकृतिक हार्मोन स्तरों में परिवर्तन कर सकते हैं। विदित हो कि प्लास्टिक में 13,000 से अधिक रसायन होते हैं और इसमें से 3200 मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं। प्लास्टिक भंडार में वृद्धि के साथ पुनर्चक्रण सुविधाओं में व्यापक रूप से आग का खतरा बढ़ गया है, विशेषकर वहां जो उपयोग की गई बैटरी के साथ अपशिष्ट प्लास्टिक रखते हैं। जैसे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक सर्वेक्षण के अनुसार प्लास्टिक पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट सुविधाओं में रिकॉर्ड 390 आग की घटनाएं हुई। प्लास्टिक उत्पादन में वर्ष 2060 तक वर्तमान का 3 गुना वृद्धि होने तथा पुनर्चक्रण में केवल न्यूनतम वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट है सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की समय सीमा में विस्तार। 16 जून 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की समय सीमा 2 साल यानी 2026 तक बढ़ा दी है। विदित हो कि इस परियोजना की पिछली समय सीमा मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी। यह परियोजना 550 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क बनाने के लिए 2014 में शुरू की गई थी। छोटे सौर ऊर्जा पार्कों को भी केवल गैर कृषि भूमि की भारी कमी और कठिन इलाके को देखते हुए भूमि के बड़े हिस्से को अधिग्रहण करने में कठिनाई होने की स्थिति में ही अनुमति दी जाती है। सौर ऊर्जा पार्क राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSU और निजी उद्यमियों के सहयोग से लागू किए गए हैं।
कार्यान्वित एजेंसियों को सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर SPPD कहा जाता है। पहला चरण अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को दिसंबर 2014 में लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य 2020 के भीतर 20,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाएं स्थापित करना था। दूसरा चरण सौर ऊर्जा परियोजना को 21 मार्च 2017 को 40,000 मेगावाट की बढ़ी हुई क्षमता के साथ 2023 से 24 तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023। मार्च 2023 में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन जैसे हरित पत्तन विकास और संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। हरित सागर हरित सागर का क्या अर्थ है? हरित महासागर। हरित सागर का अर्थ है हरित महासागर। यह भारत के पत्तनों को पर्यावरण के अधिक अनुकूल और सटीक बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह पत्तनों से संबंधित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के पहलुओं, हरित हाइड्रोजन सुविधाओं के विकास, LNG बंकरिंग और अपतटीय पवन ऊर्जा सहित अन्य पहलुओं को भी कवर करता है। विभिन्न संकेतकों और मानदंडों के आधार पर पत्तनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन और बेंचमार्किंग आधारित करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली स्थापित करना। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023। 1 से 2 मई 2023 के बीच बर्लिन, जर्मनी में जलवायु परिवर्तन पर सेंट पीटर्सबर्ग संवाद का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमारी जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता पर बल दिया। जबकि जर्मनी के विदेश मंत्री ने अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित वैश्विक लक्ष्य को लेकर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में त्वरित कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया। COP28 के अध्यक्ष ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और इसके बाद वर्ष 2040 तक 2 गुना करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागी देशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण में तेजी लाने तथा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए व्यवहार एवं लागत प्रभावी शून्य कार्बन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। नेक्स्ट है पो नदी। अप्रैल 2023 में जारी बोल्जानो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण इटली की सबसे बड़ी नदी पो का 75% पानी खत्म हो चुका है। विदित हो कि पो नदी की लंबाई 652 किलोमीटर है। पो नदी के सूखने का मुख्य कारण आल्प्स पर्वत पर बर्फबारी का कम होना है, जो गर्मी के मौसम में पिघलकर इस नदी के लिए जल उपलब्ध कराता था। नेक्स्ट है मुक्त समुद्र संधि। मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्यों ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक मुक्त समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की, जिससे अधिकार क्षेत्र के बाहर के महासागरों की
रक्षा की जा सकेगी। विदित हो कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता, मेरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन (बीबीएनजे) पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर सरकारी सम्मेलन (आईजीसी) के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित वार्ता के दौरान इस पर सहमति बनी थी। संधि को औपचारिक रूप से अपनाया जाना अभी शेष है, क्योंकि सदस्यों द्वारा अभी इसकी पुष्टि की जानी है। अंगीकरण के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। उल्लेखनीय है कि महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है, लेकिन इसकी यह स्थिति तेजी से संकटग्रस्त होती जा रही है। एक स्वस्थ महासागर पारितंत्र कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए महासागर को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। 3 बिलियन लोग खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, इसीलिए महासागर एक महत्वपूर्ण पारितंत्र बन जाता है। यह जलवायु परिवर्तन को भी कम करता है। अब तक इसने ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जब्त 93% ऊष्मा और जीवाश्म ईंधन दहन के उत्सर्जित CO2 के लगभग 30% का अवशोषण किया है। नेक्स्ट है भारत की बाघ जनगणना 2022। भारत दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला घर है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश हर 4 साल में एक बार अपनी बाघ आबादी का वैज्ञानिक अनुमान लगाता है और नवीनतम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 तक भारत की बाघों की आबादी 3167 है, जो 2006 में 1411 के आंकड़ों से काफी अधिक है। यह वृद्धि इंगित करती है कि भारत में संरक्षण के प्रयास काम कर रहे हैं और सरकार की पहल और उपाय प्रजातियों के संरक्षण में मदद कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट पश्चिमी घाट के परिदृश्य में बाघों की आबादी में कमी को भी दर्शाती है। विकासात्मक गतिविधियों के कारण वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच ओवरलैप होने के कारण पश्चिमी घाटों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह क्षेत्र लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और संरक्षणवादियों के लिए चिंता का कारण है। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। 25 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित करना है। परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पर लॉन्च किया गया था और यह वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य का एक हिस्सा है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरावली रेंज के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार करना, भूमि रक्षण को रोकना, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना, जैव विविधता में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है गज उत्सव। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ को गज उत्सव 2023 के साथ मनाया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसके आवास और गलियारों की रक्षा करना और मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया।
यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि काजीरंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया में बाघों के उच्चतम सघन का घर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में हाथियों और उसके आवासों की रक्षा के लिए 1991-92 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। 30,000 से 40,000 हाथियों की अनुमानित आबादी के साथ भारत में वैश्विक जंगली हाथियों की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा है। हाथियों को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित एवं राष्ट्रीय पालतू पशु माना जाता है। नेक्स्ट है बांस का क्रैश बैरियर। मार्च 2023 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले के बीच एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया। देश में पहली लगाए गए बांस के इस क्रैश बैरियर को बहुबिल्ली नाम दिया गया है। विदित हो कि क्रैश बैरियर राजमार्ग के किनारे लगाए जाते हैं और किसी तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होकर उसमें टकराने पर कोई वाहन को सड़क के नीचे जाने से रोक देते हैं। इसको बम्बूसा प्रजाति के बांस को क्रोओसोट तेल और हाई डिसेंट्री पॉली एथिलीन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेव द डेजर्ट। हाल के दिनों में भारतीय रेगिस्तान के कुछ स्थानीय लोग घुमंतु पशुचारकों, पर्यावरणविदों और पत्रकारों ने मिलकर सेव द डेजर्ट नामक मुहिम की शुरुआत की है। इसके उद्देश्य रेगिस्तान के मूल स्वरूप को बचाए रखना है। वर्तमान में पर्यटन, आजीविका, सौंदर्यीकरण और जीवन की सुख सुविधाओं का लाभ लेने में रेगिस्तान का क्षरण हो रहा है, जिससे वहां की जैव विविधता को खतरा है। नेक्स्ट है पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग। राजस्थान के जैसलमेर में आजीविका के नाम पर पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियां चल रही है, जो सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां चलती रहती है। युद्ध का अभ्यास चलता रहता है। इस बीच जेट फाइटर और ग्लाइडर्स आपस में टकरा सकते हैं। ग्लाइडर्स द्वारा सीमा क्षेत्र का आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एक शोध के अनुसार यहाँ रात में चलने वाली जीप सफारी, कैंपिंग और डीजे साउंड की आवाज के कारण यहाँ के स्थानीय जीवों में कमी आई है, जिससे यहाँ की जैव विविधता को खतरा है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने की पद्धति को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने और ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कटौती कर रही है। यह भूमि आधारित या महासागर आधारित हो सकती है, जैसे वनीकरण, प्रत्यक्ष वायु अवशोषण, कृत्रिम मशीनों द्वारा CO2 का अवशोषण, मृदा कार्बन पृथक्करण और जैव ईंधन से कार्बन को अलग करना शामिल है। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण। फरवरी 2022 में UNDP द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां बनी रहती है तो अंटार्कटिका पर 2026, अंटार्कटिका पर 2066, आर्कटिक पर 2045 और शेष विश्व में 2040 तक ओजोन परत की 1980 की स्थिति ओजोन छिद्र की उपस्थिति के पहले तक पहुंचने की आशा है। विदित हो कि 1930 के दशक में थॉमस मिजले ने ओजोन परत के सबसे बड़े दुश्मन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की, जो रेफ्रिजरेटर, AC, फास्ट फूड पैकेजिंग, प्रणोदक आदि से निकलती है। नेक्स्ट है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट।
27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC को भारत के साथ एक भागीदार के रूप में लॉन्च किया गया था। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना चाहता है। भारत के लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए यह कदम है। नई दिल्ली को श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज फंड। संयुक्त राष्ट्र के COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन ने हाल ही में जलवायु से जुड़ी आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक रूप से कमजोर देशों को मुआवजा देने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड के निर्माण को मंजूरी दी है। लॉस एंड डैमेज फंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुए नुकसान के लिए कमजोर देशों को मुआवजा प्रदान करने के लिए स्थापित एक विशेष कोष है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षा को अनलॉक करना है। नेक्स्ट है एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है भारत में वनों के बाहर वृक्ष पहल। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पारंपरिक जंगलों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षावरण का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत में वनों के बाहर वृक्ष पहल ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव शुरुआत की गई। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनों के बाहर वृक्षों ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF को किसी भी आकार के अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर उगाने वाले सभी वृक्षों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।